Hello everyone. Once again I welcome you on the platform of Genuine Education. Here I am back with another video and this time it is going to be the quadratic equation. My friend all my dear students, जैसा कि हमने सीरीज जो 10th के स्टार्ट की है उसके अंदर मैंने फर्स्ट वीडियो जीएसटी के ऊपर बनाया है, जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा। नाउ अब हमारे पास जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वंस अगेन इट इज़ अ very important chapter for the examination point of view and it is also interesting too. All right friends and my students, इसके अंदर आज की सेशन में हम क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। जैसा कि आप की पॉइंट्स आज की सेशन का देख सकते हो। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ताकि बाकी इक्वेशंस जो होते हैं, लीनियर इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस और जितने भी डिग्री वाले इक्वेशंस होते हैं उससे ये डिफरेंट कैसे, इसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है। देन हम बात करेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने सारे मेथड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उन मेथड्स को हम क्वेश्चंस के जरिए क्लियर करेंगे। उनके कॉन्सेप्ट्स को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। देन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों जो होते हैं, ऐसा अगर मैं बोलूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ओरिजिन हुआ है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हुआ है तो ये बिल्कुल बात 110% करेक्ट है। उस चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को रिलेट करते हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंचते हैं, उसके बारे में सेशन के अंदर डिस्कशन होगी। तो उसी के हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को यहाँ पे यूज करेंगे। ऑलराइट, तो ये था की पॉइंट्स इस सेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है। ऑलराइट, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आइए देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर एक इक्वेशन का अपना एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, वैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड a विल नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऑलराइट, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है अपने सिलेबस के अंदर में, उसमें क्या देखना है, सिर्फ सिंगल वेरिएबल का। हमें जो हमारे सिलेबस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डील करना है वो सिंगल वेरिएबल का। इसका क्या मतलब होता है कि आप देख रहे हो यहाँ पे x, यहाँ भी x है। इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ हमारे पास सिंगल वेरिएबल है, दैट इज x। ऑलराइट, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हमें पढ़ना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x² का कोएफिशिएंट a होता है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है x² के आगे जो भी नंबर हो उसको हम उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। देन x का कोएफिशिएंट b होता है। c एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मतलब इसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, और इक्वल टू 0। जहाँ पे एक बात और यहाँ पे हम क्लियर करना चाहेंगे कि कोई भी इक्वेशंस होता है उसके दो साइड्स होते हैं, LHS साइड और RHS साइड। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। देन a यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, इसका एक लॉजिक होता है। क्यों यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, इस चीज को हम क्लियर करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो x² की कोएफिशिएंट a है, आप लेट करें कि हम a को 0 लेते हैं तो उससे क्या होगा कि 0 मल्टीप्लाई बाई x² इट विल बिकम 0। 0 इंटू x², ये पूरा क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है ये पूरा 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जो इक्वेशन हमारे पास सिर्फ बचेगी वो bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा, तो जो क्वाड्रेटिक हुआ ही नहीं। तो इसके लिए
ए पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है कि ए को 0 नहीं होने देना है। ऑलराइट, और ए बी सी क्या होने चाहिए? ए बी सी होने चाहिए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का क्या मतलब होता है कि या तो वो रेशनल हो या इरेशनल हो। जो आप कोएफिशिएंट देख रहे हो ए बी और कांस्टेंट टर्म सी है, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के में किसी से बिलोंग रखते हैं, किसी से रिलेशन रखते हैं, तो वो उनका रिलेशन होता है रियल नंबर से। ए बी सी को रियल होना जरूरी है। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इसके ऊपर हम एक एग्जांपल समझते हैं। जैसा कि मान लीजिए सपोज हियर 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर एक एग्जांपल, जहां अगर हमें किसी ने ये बोला कि आप a, b और c फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। a क्या होता है? सॉरी, a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो आप यहाँ देख सकते हो x² की कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसी तरीके से आप देखें, अगर हमें b फाइंड आउट करना है तो b क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे x की कोएफिशिएंट 3 है, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। एंड व्हाट अबाउट द कांस्टेंट टर्म हियर? दैट इज 5। तो इस तरीके से हम कुछ a b c को फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। देखिए ये रहा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म, इस इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा, तो उसके बाद हमारे पास ए बी सी की वैल्यू इस तरीके से आ गई। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करके ए बी सी कैसे फाइंड आउट करें। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखते चलिए, आगे जैसे ही सेशन के अंदर हम जो भी सीखेंगे उसमें हमें बहुत ही ईज आने वाली, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए सीखते हैं। चलते हैं तो देन, अब ये था स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड बात। एक और एग्जांपल करते हैं। कभी कभी चीज़ें माइनस आती है जिससे बच्चे को लगता है ये क्या नया आ गया, वहाँ मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक माइनस का भी एग्जांपल हम समझते हैं किस तरीके से। सपोज यहाँ है अपने पास 3x² देन माइनस 5x इज हियर देन माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ये भी आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है आपको मैं इस वीडियो के बस ये टॉपिक होने के बाद आपको क्लियर करूंगा। पोलिनोमियल से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन बताऊंगा, कैसे उस पोलिनोमियल की सारी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। जब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखते हैं यहाँ पे 3x² minus 5x minus 4 is equal to 0. This is the quadratic equation that we have here now. Once again we will find out the value of a, b and c. See, what is a? A is the coefficient of x². So here the coefficient of x² is what? 3. So we will write over here 3. Now what is b? B is the coefficient of x. Now here x and b is what? -5. स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये प्लस होता है और ये यहाँ पे है माइनस, तो हमें क्या लिखना है? माइनस लिखना है। अगर प्लस होता तो रिमेन एज इट इज हम बी लिखते हैं, बट यहाँ पे है माइनस तो उस चीज़ को माइनस में लिखेंगे, तो ये होगा -5। सी भी प्लस के साथ आता है बट यहाँ पे है माइनस, सो वी विल वंस अगेन राइट हियर सी इक्वल टू -4। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि ए बी सी को फाइंड आउट कर लिया बाय जस्ट कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट वी हैव स्टडीड ओवर हियर राइट नाउ। ये रहा कुछ। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको समझ में आया होगा। इसको कैसे यूज करके हम एबीसी कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको आया होगा, और साथ में एबीसी क्या होते हैं, ए 0 क्यों नहीं हो सकता, अगर होगा तो क्या इफेक्ट करेगा, उसको हमने देखा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आने वाले हैं। उससे भी पहले मैं आपको रिलेशन बताना चाहूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो इस चीज को अच्छे से समझेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि छोटी छोटी बातें कभी कभी क्या होती है ना, बड़े बड़े चीज़ों को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम किसी भी चीज़ को मिस करेंगे नहीं, हर एक चीज़ों को सीखेंगे। तो माय स्टूडेंट्स, बात हम करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है?
अ पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, ऑल राइट। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल से ही सारे इक्वेशन डिराइव होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? दिस इज व्हाट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चीज को भी हम समझेंगे कि कब पोलिनोमियल और कब इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करें। दोनों तो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं बट इनमें डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे फर्स्ट डिफरेंस क्या है? क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होती है वो एक सिंगल पार्ट होता है, उसमें कोई दो साइड नहीं होते, इक्वल टू के बाद की कोई चीजें नहीं होती है। ये बात आपको मान के चलना है कि सबसे जो कॉमन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बातें क्या होती है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर या किसी भी पोलिनोमियल को किसी इक्वेशन से अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या देखेंगे कि पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही साइड होता है, ओनली वन टर्म, ऑल राइट। बट अगर हम बात करें इक्वेशन में तो दो साइड्स होते हैं, LHS एंड RHS। ये सबसे कॉमन एनालिसिस किया गया, सबसे बेसिक डिफरेंस देखा गया है। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो पोलिनोमियल की डिग्री है, डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं आपको पता होगा। हमें वंस अगेन क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल पढ़ना है वन वेरिएबल का पढ़ना है, तो यहाँ पे डिग्री को डिफाइन करना सिंपल है। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सिंगल वेरिएबल का है तो वेरिएबल की सबसे जो ग्रेटेस्ट पावर होती है, ग्रेटेस्ट जो एक्सपोनेंट होता है, ग्रेटेस्ट इंडेक्स जो होता है, वो उसका डिग्री कहलाता है। तो x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं तो 1 अंडरस्टूड होता है, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो 2 होगा। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 होगी, ऑलराइट। अब हम बात करेंगे, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इसी टाइम तो हम यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और जो कंडीशंस बाकी सारे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिप्रेजेंटेशन में देखे हैं वो सब सारे वैलिड किसके लिए हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, ठीक है, ऑलराइट। तो मैं एक रिकैपिचुलेशन करा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की प्रॉपर्टी को समझेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ये यूज करेंगे। एक बात और चलिए समझते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो रूट्स होता है, रूट्स कहने का मतलब क्या होता है कि x की प्लेस पे हम कौन सा ऐसा रियल नंबर पुट करें जिससे पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरी जो टर्म है वो इक्वल टू 0 हो जाए, ऑलराइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? इसका ये मतलब होता है कि x की प्लेस पे हम ऐसा कौन सा रियल नंबर पुट करें जिसको सॉल्व करने, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद जहां जहां भी x है वहां वहां आप उस प्रॉपर वैल्यू को रखें और पूरे को सिंप्लीफाई करें तो वो पूरा क्या बन जाए? 0 बन जाए, वो इसका कहलाएगा रूट्स। अब हम या जीरोस कर सकते हैं, व्हाट? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल के लिए हम जीरोस डिफाइन करते हैं, और वही अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो जो हम x की वैल्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसे सॉल्यूशन या रूट्स कंसीडर करके चला जाता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि डिफाइंड किए गए हैं दोनों के पर्सपेक्टिव में। पोलिनोमियल के सेंस में हम इसे ये बोलेंगे, और जब इक्वेशंस पढ़ रहे होते हैं तब उसको हम सॉल्यूशन या रूट बोल के चलेंगे, ऑलराइट, ठीक है। अब हम इसकी बात की करें, इसकी ग्राफ की बात करें कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, तो उस चीज को देखिए। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सबसे पहले वही बात आती है कि हम इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं या पोलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ हम हमेशा बनाते हैं पोलिनोमियल का, इक्वेशन का नहीं ग्राफ बनाते, हम पोलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले स्टैंडर्ड ग्राफ इसका होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? वो पैराबोला होगा। पैराबोला का मतलब क्या होता है? यू, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब हम देखेंगे कि कब अपवर्ड होगा कब डाउनवर्ड होगा, उस चीज को हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि कब हम अपवर्ड पैराबोला देखेंगे कब डाउनवर्ड पैराबोला होगा, उस चीज को देखेंगे। तो वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हमारे पास a है वो 0 से बड़ा है, मतलब क्या है? वो पॉजिटिव है, तब इसका जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो
अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा। दिस इज नोन एज व्हाट, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। ऊपर की तरफ इसका माउथ ओपन होगा। जब ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी मतलब नेगेटिव होगा, तब वो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, नीचे की तरफ उसका मुंह ओपन होने वाला है। ऑलराइट, तो ये कुछ ग्राफिकल तरीके थे कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफिकली। सो पैराबोला के हिसाब से हम काम करेंगे। इसके जो जीरोस होते हैं वो 2 होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वो उसकी डिग्री पर डिपेंड करते हैं। यहाँ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 2। और उन दोनों जीरोस को, एक को अल्फा बोला जाता है, एक को बीटा बोला जाता है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कंसर्निंग अल्फा और बीटा क्या होते हैं, वो उसके होते हैं जीरोस। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, ये था कुछ। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करा जाता है। उसके बाद हमने किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो पैराबोला से करते हैं। पैराबोला में भी 2 तरह के डिफरेंट केसेस आते हैं, अपवर्ड फेसिंग कब होगा, डाउनवर्ड फेसिंग कब होगा, वो सारी चीजें तो यहाँ पे है। और ये सारी बातें वैलिड होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में भी। उसके अंदर भी अगर ग्राफ के जरिए हमें रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे उसको हम समझेंगे। इसलिए मैं पहले आपको थोड़ा रिवीजन के तौर पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आइडिया दे रहा हूँ, जिससे आपको जब मैं वहां पे पैराबोला बोलूँ तो आपको कोई ऐसा ना लगे कि ये नया टर्म कहाँ से आ गया, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा नहीं। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए ये चीज़ मुझे रिवाइज करानी पड़ रही है, तो मैं दोबारा यहाँ पे हम एक बार देख रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये ग्राफ हो गया, ये अल्फा एंड बीटाज हो गए। ऑलराइट, और यहाँ पे हमें डिफाइन करते हैं अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई। अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ इनके बीच प्लस साइन है जो कि इनके सम को रिप्रेजेंट करती है। अल्फा प्लस बीटा मीन्स क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज ऑफ द सम ऑफ जीरोज। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या बताता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इन बातों को सब हमें ध्यान रखना है, इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर एप्लीकेशन हम क्वेश्चंस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे, जहां बहुत सारे एमसीक्यूज को इन 2 टर्म्स के कॉन्सेप्ट से हम बहुत सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस चीज को हम समझेंगे। तो अगर आप राइट डाउन करना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। Alright, I hope you have taken. Now let's study another term, that is the meaning of the quadratic equation, or meaning of solution of quadratic equation. Suppose अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, उसके जरिए उसी एग्जांपल को सॉल्व करते हुए हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करें कि मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे। अब अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू -2, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, यू हैव टू चेक। This is the quadratic equation given here, x square plus 4x plus 4 is equal to 0, and also providing x is equal to -2, you have to examine whether it will be a solution of the quadratic equation or not. ये चीज़ को हमें समझना है कि ये solution इसका है या नहीं, इसको हम कैसे क्लियर करें। तो इस quadratic equation का ये solution है या नहीं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी x की वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है उसको आप इस x की प्लेस पे रखें और देखें कि LHS और RHS सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। किसी भी नंबर को हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कब बोलते हैं, जब उस नंबर को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जहाँ पे वेरिएबल है, जहाँ पे x है, वहाँ पे पुट करें और सिंप्लीफाई करें, और उसके बाद अगर वो 0 आ जाता है, मतलब LHS और RHS सेम आ जाते हैं, नॉट ऑलवेज 0, ऑलराइट, LHS और RHS सेम आ जाएंगे, तब वो नंबर जो होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा या रूट्स हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। तो x की प्लेस पे -2 होल स्क्वायर, देन
4 bracket of -2 plus 4 is equal to, sorry, only this thing. Now we are simplifying the LHS part, this part. 4 plus into minus minus, 4 2s are 8, then plus 4. 4 minus 8, it is going to be of -4, plus 4 is equal to 0, and RHS is also 0. You can see here LHS is equal to RHS. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो x is equal to -2 है वो जहाँ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि LHS is equal to RHS. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है, ये जो वैल्यू है x इक्वल टू -2, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है. तो कभी भी आप अगर इक्वेशन में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख करके साथ में कोई नंबर दिया जाए और ये बोला जाए कि वो नंबर जो है इसका सोल्यूशन है या नहीं है, तो उसको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका है, जैसा कि हमने जो डिस्कस किया. क्या करना है, उस प्रॉपर x की वैल्यू को हमें इक्वेशन के अंदर में पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद हमें ये समझना है, ये देखना है कि वो LHS और RHS इक्वल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. अगर ऐसा होंगे तो ये दिया गया नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा. ऑलराइट, आई होप द सेकंड टर्म, दैट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कितने तरीके होते हैं, कितने मेथड्स हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं, उन चीज़ों को हम इस बार डिस्कस करने जा रहे हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी तक जो भी हमने 2 टॉपिक को डिस्कस किया है, अगर उसके एक्सप्लेनेशन में आपको नहीं समझ आ रही हो तो आप कमेंट में सेक्शन में आप लिख सकते हो कि मुझे ये चीज़ें नहीं आई, या क्या टर्म आपको डिफरेंट लग रहा हो, क्योंकि मैंने पूरी एफर्ट की है कि चीज़ों को सिंपल और साधारण तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं ताकि वो चीज़ें आए. क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक किसी स्टूडेंट को कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तब तक उसे कोई भी नॉर्मल सवाल भी टफ लगता है और बाकी को आसान लगता है, तो उसे वो मान के चलते हैं कि ये तो हमें आ ही नहीं रहा है, ये एक टफेस्ट प्रॉब्लम है. तो चीज़ों, कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो उसको मैं आपके सामने बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रेजेंट करूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ वी विल कम टू द पॉइंट नंबर 3, दैट इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की टोटल जो होते हैं वो 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं. आइए उस मेथड्स का नाम जानते हैं, क्या क्या होते हैं जो. तो मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में हमारे पास टोटल 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उनको हम समझते हैं. फर्स्ट मेथड को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड. अब फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर भी हमने स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड 7th यू कैन से, हमें अलजेब्रा वहां से स्टार्ट होता है. तो उसके अंदर हम फैक्टराइजेशन में एक स्पेशल काइंड ऑफ फैक्टराइजेशन को समझते हैं, दैट इज द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या मिडिल टर्म ब्रेक भी उसे बोलते हैं. उसके जरिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, मतलब रूट्स फाइंड आउट करेंगे, और आप कह सकते हो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सॉल्यूशन निकालना, रूट्स फाइंड आउट करना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, तीनों आपस में रिलेटेड है. तीनों का मतलब ही एक होता है. आप या तो सॉल्व करो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या उसके रूट्स फाइंड आउट करो, या तो आप उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए. दिस ऑल 3 हैव सेम सेंस. फर्स्ट वन इज द फैक्टराइजेशन मेथड. देन हम बात करते हैं सेकंड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. और जो थर्ड वन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सेकंड हुआ. थर्ड वन आएगा क्या, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इसका भी एक अलग सा नाम है, डेट इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे उनकी हर एक बारीकियों को मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने, कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, उसमें और भी कौन कौन से बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड. देन क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. उसके बाद क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड.
ऑलराइट, तो ये थे क्या, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हमारे सिलेबस में ये सेकंड जो है कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं पढ़ना। एज पर द syllabus of ICSE 10th standard is concerned, we have to only study two different type of method to solve any quadratic equation here. The very first method that we have here is factorization method, and the third is a quadratic formula that will be considered as second as per my statement. तो फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए इस सेशन के अंदर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उस चीज को हम समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल के जरिए हम इन चीजों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल लूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें परफॉर्म करना है, सॉल्व करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और यू कैन से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यही तो मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को सॉल्व करने का मतलब। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। और वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जीरोस जो होते हैं वो 2 होते हैं, दैट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसके भी मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन होंगे, वो भी 2 होंगे, क्योंकि इसकी जो ओरिजिन हुई है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, वो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही हुआ, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी इसमें वैलिड होगी। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड को परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप देखिए, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे P और एक और टर्म डिफाइन करेंगे S। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं जब भी हम फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्चुअली फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होगा यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और समटाइम इट इज आल्सो नोन एज मिडिल टर्म ब्रेक। तो देखते हैं, पहले P हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम S डिफाइन करेंगे। P कैसे करते हैं, तो लास्ट वाले टर्म को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ऑलराइट, तो जिसका कोई नहीं होता, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है, कोई नहीं है, उसके कौन होते हैं, गॉड। गॉड मतलब क्या, वन। गॉड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ भी किसी जिसका कोई नहीं, तो उसका कोई है ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब व्हाट, गॉड। तो यहाँ क्या लेंगे, 1, और इस 1 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 के साथ, तो ये हमारा P की वैल्यू हो जाएगी 25। समझ में आया? एक बार और देखते हैं। हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमें P और S डिफाइन करना है। P कैसे डिफाइन करते हैं, तो P को डिफाइन किया जाता है, आखिरी टर्म जो भी है यहाँ पे, उसको हमें एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट, तो कुछ कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 अंडरस्टूड होता है, तो उससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू 25, तो हमारे पास आ जाएगा 25, ये हो गया P। देन हम x की जो कोएफिशिएंट होती है उसको हम बोलते हैं S। हमें साइन का खास ध्यान रखना है, 25 प्लस में है, एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो भी प्लस में है, तो प्लस 25 को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 25 आया। उसी तरीके से x की कोएफिशिएंट प्लस का 10 है, तो s की वैल्यू हो जाएगी 10। तो इस तरीके से हमने P और S डिफाइन कर लिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिस्पेक्ट में। अब हमें ऐसे 2 इंटीजर डिसाइड्स करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 25 आए, और इन्हीं 2 इंटीजर को ऐड करें तो 10 आए। ऑलराइट, हमें 2 ऐसे इंटीजर को सेलेक्ट करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 25 आए, और उसी 2 इंटीजर को ऐड करें तो 10 आए। तो वो क्या क्या हो सकता है, वो होगा क्या, उसका भी एक मेथड है। अब जो प्रोडक्ट वाला नंबर है उसका क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5 5 जा 25,
अब यहाँ पे रुक जा, एक नंबर को मान लो 5, दूसरा नंबर भी 5, अब वेरीफाई करो क्या हमारा गिवन जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 25, तो 5 इंटू 5 25। हाँ, ये तो चीजें हो रही है। फिर दोनों को ऐड करें 5 और 5 तो 10 भी हो रहा है। तो मतलब ये 5 और 5 इंटीजर होंगे, क्या होंगे, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो हमारे पास हमारे दो इंटीजर्स मिल। इस चीज का सिलेक्शन करना इस पूरे फैक्टराइजेशन मेथड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये 3 टर्म्स में मिडिल टर्म कौन है, 10, इसको स्प्लिट करते हैं। तो चलिए इस 1 को एडिट कर देते हैं। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखना है, बाद में ये जो 10 है उसको हमें किस में तोड़ना है, 5 और 5 में। तो 5 एक्स है तो एक्स लिखेंगे, देन दूसरा नंबर भी पॉजिटिव का था, 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर और 5x में कॉमन क्या होगा, तो यहाँ आप देख सकते हो कॉमन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ नहीं तो 1 है। तो सबसे पहले हम कॉमन किस चीज में लेते हैं, साइन में, ऑलराइट, सिंबल में कॉमन लेना है। तो एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, तो प्लस कॉमन लेंगे। अगर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस होता तो माइनस लिखते हैं, ऑलराइट। अब नंबर में कॉमन 1 और 5 में कॉमन क्या है, एक बात आती है कॉमन का क्या मतलब होता है। कॉमन का मतलब अगर बात करो तो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्स स्क्वायर और 5x में, तो 1 और 5 में कॉमन क्या होगा, 1, जिसको हम लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूड मानेंगे। फिर एक्स स्क्वायर और x में कॉमन होगा x, ऑलराइट। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस x से एक्स स्क्वायर को कट करेंगे तो हमारे पास बचेगा x। फिर ये प्लस है और x के पहले भी प्लस, तो यहाँ पे प्लस, x से x कैंसिल, यहाँ पे 5 आएगा। फिर ये प्लस का, फिर 5 और 25 में 5 कॉमन आ जाएगी। फिर यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, x बचेगा यहाँ पे, देन प्लस और प्लस तो प्लस ही रहेंगे। 25 5 से कैंसिल होगा तो ये 5 इज इक्वल टू 0। आप ऑब्जर्व करो कि दोनों बॉक्सेस में नंबर जो आते हैं, जो टर्म आते हैं वो हमेशा सेम होता है। तो यहाँ हो जाएगा, अब दोबारा से प्लस के इधर और प्लस के इधर में क्या कॉमन है, x प्लस 5 x प्लस 5, दोनों बॉक्सेस सेम है, तो इनको x प्लस 5 बाहर में कॉमन ले लिया। फिर से ये बचेगा क्या, x प्लस 5 जब बाहर कॉमन आ गया तो इस वाले टर्म में x यहाँ पे आएगा, देन प्लस यहाँ से भी ये निकल गया, यहाँ पे आएगा 5, और इस तरीके से आ गया 0। अब दो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, इन दोनों को 1 by 1 इक्वल टू 0 इक्वेट करना है। तो सी x plus 5 will be equal to 0 or x plus 5 here also will be equal to 0. X will be what, plus, it will transfer to the right hand side, it will become 0 minus 5, then it will be of minus 5, x is equal to of minus 5, यहाँ से भी क्या आएगा, minus 5। तो इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को समझा कि how we have to perform a splitting the middle term factorization method to get the values of x, or you can say how to solve any quadratic equation using the factorization method, or you can say splitting the middle term। तो इस तरीके से ये रहा। एंड स्टूडेंट्स, अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है, ऑलराइट। तो ये सब भी जो भी चल रही है वीडियो की प्रिपरेशन सब आपके लिए है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियोस इंपॉर्टेंट लगा हो, आपको एग्जामिनेशंस में हेल्प करता हो, आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हो, तो इस चैनल को, इस फैमिली को सपोर्ट करें, जेन्युइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को, ताकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊं और इस तरीके से मैं आपको हेल्प करूं। ऑलराइट, तो माय स्टूडेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स, दोज हु आर वाचिंग दिस, जितना हो सके आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू press the icon button so that you are always getting the latest notification about any video on this channel. Students, जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रॉम मंडे से हमारा ICSE फर्स्ट टर्म की फर्स्ट पेपर स्टार्ट होने वाली है, तो मैं आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। और मैथ का जब तक पेपर आएगा तब तक हमारी सीरीज जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, और आप इस वीडियो को देखें, इनके कॉन्सेप्ट्स को सीखें और इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस को परफॉर्म करें। आप उस वाल प्रीफर कर सकते हो, उस वाल की सैम्पल पेपर से जो क्वेश्चंस करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, आप उनसे प्रैक्टिस करिए और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, वी हैव टू ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलराइट, और एग्जामिनेशंस के दौरान तो और भी ज़्यादा। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उन लोग को भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक में डाउट हो,
तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। टेक केयर एवरीवन।